Hello students, in today's lecture number 17 on ray optics and optical instrument, we shall discuss the numerical problems of chapter 9. The remaining two solve examples of this chapter we shall discuss later. First we start our discussion on unsolved problems, and that is the questions of exercise of chapter 9. First question: a small candle 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, एक स्मॉल कैंडल है जो कि साइज में 2.5 सेंटीमीटर है. दिस इज द साइज ऑफ कैंडल 2.5 सेंटीमीटर मीन्स दिस इज व्हाट. जो जैसा बच्चा बेटे कह रहा है ना क्वेश्चन, वैसे अपने दिमाग में इमेज बनाते जाइए और उसी रे डायग्राम को हम ड्रॉ भी करेंगे. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि उसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो एक स्मॉल कैंडल है जिसका साइज 2.5 सेंटीमीटर है, यानी ये कैंडल का हाइट दे रखा है. इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, यानी ये कैंडल का डिस्टेंस हो गया मिरर से, यानी यू का वैल्यू हो गया. ठीक है. मिरर किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का है? 36 सेंटीमीटर का है. तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा मिरर का. ठीक है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. शार्प इमेज प्राप्त करने के लिए आपको मिरर से स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखनी चाहिए, यानी इमेज का डिस्टेंस क्या होगा मिरर से, ये पूछ रहा है. और नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा इमेज का. और यदि कैंडल को हम लास्ट में कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, यदि मिरर के पास में ले जाई जाती है, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव. तो उस केस में स्क्रीन को कैसे मूव करना होगा. तो पहले तो इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. इस क्वेश्चन का डायग्रामेटिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कह रहा है कि एक कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल है. ठीक है, ये कैंडल है, इस टाइप की होती है कैंडल. ये कैंडल है. ठीक है. इस कैंडल का आपको हाइट दे रखा है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया ना बेटा. तो इसका हाइट आपको h 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखी हुई है. मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है. ठीक है. इस कॉनकेव मिरर के सामने ये रखी हुई है. और मान लीजिए ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का. इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये कैंडल रखी हुई है. ठीक है. ठीक है यहाँ तक. और कितना डिस्टेंस है इस कैंडल का मिरर से, मिरर से डिस्टेंस u दे रखा है, u हो जाएगा ये. और ये कितना दे रखा है, -27 सेंटीमीटर. 27 दे रखा है, लेकिन लेफ्ट साइड में है इसलिए -27 आएगा. आगे कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड. इस मिरर से स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए. यदि इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर. तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ यदि हम देखें तो r/2 यानी 18 सेंटीमीटर. लेकिन पॉजिटिव नहीं होगा, आप जानते हैं कॉनकेव मिरर है तो -18 सेंटीमीटर होगा. क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब यहाँ ये डिस्टेंस आप मान सकते हैं कि यदि ये 18 है, ये मान लीजिए फोकस है. ठीक है. फोकस का डबल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 36. ठीक है. और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, ये फोकस आएगा. ठीक है ना. और ये फोकल लेंथ कितना हो गया, -18 सेंटीमीटर. ये फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है. फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई. अब हमें आगे क्या करना है, स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर रखना होगा इस मिरर से, ये निकालना है. तो स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर रखना होगा ये निकालना है. इसका मतलब हमें v चाहिए. ठीक है. तो यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर है तो मिरर फार्मूला का ही हम यूज करेंगे. मिरर फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, 1/v
प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लिखा जा सकता है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा जा सकता है। तो यहाँ से और आगे सॉल्व करें इसको, 1/v, ये हो जाएगा u माइनस में है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 27, और फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव है, फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव है। फोकल लेंथ कितना है, -18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इधर राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और -1/18 इस तरीके से आएगा। और इन दोनों का एलसीएम यदि हम लें, किस किस का, 27 और 18 का एलसीएम लेते हैं तो 54 आता है। कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 2 54 आएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, -1/54, यानी v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर, यानी जो स्क्रीन है वो -54 सेंटीमीटर पर रखी जानी चाहिए। माइनस आ रहा है, इसका मतलब स्क्रीन इधर कहीं रखी जाएगी। देखिए ये c है, ये c तो हो गया यहाँ तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 36 हो गया बेटा, और 54 मतलब इधर कहीं जाकर के आपको स्क्रीन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, ये स्क्रीन का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। भाई जितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनता है, स्क्रीन पर बनता है, तो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन आ गया ये फ्रॉम मिरर, यही पूछ रहा था फर्स्ट, ठीक है। अब नेचर भी पूछ रहा है, नेचर क्या होगा, है ना, साइज क्या होगा। अब देखिए नेचर निकालने के लिए, नेचर हम निकाले हैं तो वैसे तो सेम साइड में बन रहा है, कॉनकेव मिरर है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन निकाल के देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा आता है। मैग्निफिकेशन, सिंस मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन आप जानते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू h'/h होता है हाइट की टर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पर हाइट दे रखी है, और हाइट वाले फॉर्मूले से आपको मैग्निफिकेशन का नेगेटिव या पॉजिटिव होना ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब इमेज की हाइट आपको दे नहीं रखी है, ऑब्जेक्ट की दे रखी है, और मिरर के लिए आप जानते हो ये किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है, ठीक है। अब -v/u यदि हम निकाल लें, v की वैल्यू तो -54 है और ये माइनस ऑलरेडी है, और u की वैल्यू -27 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव सिंस m इज नेगेटिव, ये होता है ना मैग्निफिकेशन, इसका यूज कर लिया हमने और इसको निकाल लिया, नेगेटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, ठीक है। m इज नेगेटिव, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर पता लग गया। अब साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज यानी h निकालना है, तो साइज ऑफ इमेज यानी h' निकालना है हमें। h' क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखें, h' क्या आ जाएगा, ये आएगा -v/u इंटू h, ये आएगा, और -v का मतलब -54, u का मतलब -27, और h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2.5 है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका वैल्यू आ गया 3, माइनस, ये माइनस कैंसिल, ये 2 हो गया, 2 इंटू 2.5 आया, यानी क्या आ गया, -5 सेंटीमीटर आ गया, यानी -5 सेंटीमीटर आया क्या, साइज ऑफ इमेज। अब -5 सेंटीमीटर आने का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, तो ये साइज ऑफ इमेज हमने निकाल लिया -5 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी आई, एनलार्ज्ड आई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो 2.5 सेंटीमीटर का है, तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स,
यह मैग्नीफिकेशन से ही पता चल रहा है ना हमें कि यदि ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 है तो इमेज का हाइट कितना होगा, डबल हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन डबल है इसलिए। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर जो है क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा इमेज का। ठीक है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अब लास्ट में कह रहा है कि यदि कैंडल को मिरर की तरफ मूव किया जाता है। अब देखिए जरा, कैंडल को जब आप मिरर की तरफ मूव करेंगे तो जो इमेज इसके अंदर बन रही है वो अवे फ्रॉम द मिरर जाएगी। ये मैंने आपको रे डायग्राम बनाते समय बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाता है वैसे वैसे इमेज इससे दूर जाती है। ठीक है, सो एज यू मूव कैंडल टूवर्ड्स द मिरर, द इमेज ऑफ द कैंडल विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर। तो जितना ज्यादा आप इस ऑब्जेक्ट को यानी कैंडल को जितना आप क्लोज ले जाएंगे मिरर के, तो मिरर में बनने वाली जो ये कैंडल की इमेज है वो भी मिरर से उतना ही दूर चली जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको जो स्क्रीन है, स्क्रीन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। स्क्रीन आपको दूर रखना पड़ेगा। इस भाई इमेज दूर जा रही है तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन भी दूर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे एज वी मूव कैंडल टूवर्ड्स द मिरर। ये आप पॉज करके लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। एज वी मूव कैंडल टूवर्ड्स द मिरर, image of the mirror will move away from the mirror, right? As we move this candle, that is object, closer and closer to the mirror, the image of the candle will move farther and farther away from the mirror. So we have to move a screen farther and farther away from the mirror. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से जो मैंने बोला है लास्ट में ये लाइंस आप लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल 9.2, एग्जाम्पल 9.2 की बात करेंगे। एग्जाम्पल 9.2 क्या कहता है, देखिए ये है 9.2। ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर से 4.5 सेंटीमीटर निडल है, ये हाइट है निडल की, और ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है कॉन्वेक्स मिरर से, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। गिव लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी वी निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन इसका डायग्राम बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर, और कैसा कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होती है कॉन्वेक्स मिरर की, पॉजिटिव होती है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होता है, ये वर्चुअल फोकस है इसका, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब जो एक पेन है, निडल, निडल जैसे आप कह रहे हो, निडल जो है 12 सेंटीमीटर अवे रखी हुई है कॉन्वेक्स मिरर से। यहाँ से यहाँ पर एक ये मान लीजिए निडल है, ये निडल है। ठीक है, ए भी एक निडल है जो कि कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, u इज इक्वल टू -12 हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट में ही रखी है। ठीक है, तो -12 सेंटीमीटर अवे रखी हुई है, जिसका किससे, मिरर से, जिसका फोकल लेंथ कितना है, +15 सेंटीमीटर। अब लोकेशन ऑफ द इमेज v निकालना है, तो सिंपली आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले का जब आप यूज करोगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और 1/f का मतलब 15 और u का मतलब -12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 + 1/12 आएगा। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v की जो वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ से सॉल्व करने पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये तो इमेज का पोजीशन आ गया, किसका पोजीशन आ गया, लोकेशन ऑफ द इमेज आ गया, इतने सेंटीमीटर पर बनेगी। यहाँ से बिहाइंड द मिरर बनेगी। देखिए बिहाइंड द मिरर बनेगी, पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी 6.6 सेंटीमीटर पर। और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसके अलावा मैग्निफिकेशन कितना होगा वो पता करना है। मैग्निफिकेशन पता करने के लिए वही h'/h इज इक्वल टू -v/u होता है। तो h' और h की वैल्यू तो है नहीं, v और u की वैल्यू है हमारे पास, माइनस v की वैल्यू कितनी आई, 6.67,
और u की वैल्यू कितना है -12, तो ये प्लस आएगा, तो 6.67 अपॉन 12 ये आएगा। अब 6.67 अपॉन 12 जब आप करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप मान के चलिए 667 अपॉन 1200 ऐसे आएगा, है या नहीं। 2 पॉइंट यहाँ से रिमूव करोगे तो ये आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 5/9 कह दो आप, क्योंकि 5/9 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग इतना आ जाएगा, या इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो कि 0.5 इस तरीके से आएगा मैग्नीफिकेशन, पॉजिटिव आएगा। मतलब कुल मिला के मैग्नीफिकेशन कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, यानी 5/9 आएगा। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है 0.5, यानी साइज बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 0.5 साइज बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ इमेज कितनी होगी, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज को आप निकाल सकते हो, यानी एच डैश निकालना है। तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा -v/u इंटू एच, ये हो जाएगा। अब ये तो आप निकाल सकते हो, -b, v का मतलब इतना और u का मतलब -12, और h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपको दे रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी निडल की, 4.5 थी, इतनी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो h डैश की जो वैल्यू आएगी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये साइज ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए निडल को आप जब मूव करते हो कहाँ ले जाते हो, दूर ले जाते हो। निडल यानी ऑब्जेक्ट को जब आप दूर ले जाओगे तो इमेज क्या होगा, इमेज का क्या होगा, एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर, दूर ले जाओगे द इमेज शिफ्ट टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। लेकिन हमेशा बियॉन्ड फोकस रहेगा एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन साइज, ठीक है। देखिए इसको जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे, जैसे जैसे दूर ले जाओगे तो इमेज जो है बेटा, इमेज जो है अवे फ्रॉम फोकस रहेगा, यानी मिरर की तरफ आएगा लेकिन फोकस पर नहीं आएगा, ठीक है, मिरर पर आएगा। ये इसको जैसे जैसे इधर दूर ले जाओगे तो जो इमेज है, इमेज जो है वो इस तरफ यूं शिफ्ट होगा, और ये कभी भी फोकस पर नहीं आएगा, फोकस से अवे रहेगा। और जो जैसे जैसे आप दूर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, कॉन्वेक्स मिरर है तो साइज ऑफ द इमेज जो होगी वर्चुअल इमेज, वो उसकी साइज जो है कम होती चले जाएगी। तो ये जो मैंने लास्ट में बोला ये लास्ट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.3 क्या है, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक को पानी से भर दिया जाता है, कितनी हाइट तक, 12.5 सेंटीमीटर तक। द apparent डेप्थ ऑफ द needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. Apparent depth. What is the refractive index of the water? If the water is replaced by a liquid of refractive index this up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus the needle again? मतलब क्या है, एक टैंक है, क्वेश्चन नंबर 9.3 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज का। इसमें एक टैंक है, इस तरीके से एक टैंक है, और इस टैंक में पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई। जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना उसका डायग्राम यदि आपने बना लिया तो बहुत, ये मान लीजिए मोर देन हाफ पार्ट आपने न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लिया। ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है। बॉटम से यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है ये कितना भरा हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर हाइट तक। अपेरेंट डेप्थ ऑफ द निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड। यहाँ पर कोई निडल है, यहाँ पर कोई निडल है। अब इसकी जो अपेरेंट डेप्थ है, मान लीजिए यहाँ दिखाई देती है, ये निडल दिखाई देती है, अपेरेंट डेप्थ है, इसको ऐसे बना देता हूँ, और ये रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ जो है कितनी आती है, apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। ये apparent depth होगी, आप जानते हो टॉप सरफेस से ये जो डेप्थ आ रही है apparent डेप्थ आएगी, और ये 9.4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर जब किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, तो इस वाटर, जो ये वाटर भरा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये पता करना है। तो हमें सीधे सीधे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि जो
फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आप देखिए। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बाहर तो एयर है, बराबर होगा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। यही होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ कितनी हो गई, जो हाइट है पानी की 12.5, ये रियल डेप्थ हुई। अपेरेंट डेप्थ कितनी हुई 9.4। म्यू डब्लू निकालना है, म्यू है कितना 1, ठीक है। तो सिंपल सीधा सा आ गया, सीधा सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा म्यू डब्लू, अब यहाँ से निकाल लो। म्यू डब्लू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.33, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, इस तरीके से वाटर का सिंपल सा रिलेशन हमने अप्लाई किया और आ गया। ठीक है, यदि टैंक को जो है किसी दूसरे लिक्विड से भर दिया जाए, किसी दूसरे लिक्विड से भर दिया जाए और उसी हाइट तक भर दिया जाए, ठीक है, उसी हाइट तक भर दिया जाए, तो रिफ्रैक्टिव देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, यदि वाटर की जगह इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर दिया जाए अप टू सेम हाइट, वाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। निडल पर फोकस करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप कितना मूव करना पड़ेगा, यानी आपको पहले अपेरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी, फिर आपको नॉर्मल शिफ्ट पता चलेगा, है या नहीं। अपेरेंट डेप्थ निकालनी पड़ेगी, अपेरेंट डेप्थ हम निकाल लें, अपेरेंट डेप्थ निकाल लें और पहले वाली अपेरेंट डेप्थ निकाल लें। देखो पहले जो अपेरेंट डेप्थ थी वो थी 9.4 सेंटीमीटर, किस केस में, वाटर के केस में। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वाटर की जगह कोई दूसरा लिक्विड इसमें भर दिया जाए, देखिए मैं बना देता हूँ। यदि इस टैंक में उसी हाइट तक एक दूसरा लिक्विड भर दिया, ये दूसरा लिक्विड भर दिया, और इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपको गिवन है, कितना है 1.63, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर दिया। अब जब वाटर था, इधर मैं वाटर वाला डायग्राम बना देता हूँ, जो पहले मैंने ये वाटर भरा था, ठीक है, ये वाटर फिल किया था, इसमें वाटर था। जब वाटर था तो जो अपेरेंट डेप्थ थी वो 9.4 सेंटीमीटर थी, ठीक है, और ये टोटल कितनी थी, ये रियल डेप्थ कितनी थी, पहले रियल डेप्थ थी 12.5 और अपेरेंट डेप्थ थी 9.4, ठीक है। अब अपेरेंट डेप्थ हम निकाल लें कि अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, एडी निकाल लें, एडी कितनी हो जाएगी, क्योंकि रियल डेप्थ तो उतनी ही रहने वाली है, लिक्विड तो उतने ही डेप्थ तक भरा हुआ है ना। जब दूसरा लिक्विड आपने भर दिया, कोई दूसरा लिक्विड आपने भर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, अपेरेंट डेप्थ हम निकाल लें। जब इसकी अपेरेंट डेप्थ पता चल जाएगी तो जो वाटर के केस में अपेरेंट डेप्थ थी उसमें से इस अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, तो ऊपर जो माइक्रोस्कोप जिससे आप देख रहे हो निडिल को, जिससे आप निडिल को देख रहे हो, इस निडिल को एकदम क्लियर देखने के लिए कितना आपको माइक्रोस्कोप शिफ्ट करना पड़ेगा वो पता लग जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो निकालिए अपेरेंट डेप्थ, देखिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, यही होता है। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.63, एयर का कितना होता है 1, ठीक है, और रियल डेप्थ कितनी है 12.5, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है। तो अपेरेंट डेप्थ कितनी आ गई लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में अपेरेंट डेप्थ, ये लिक्विड के केस में ही तो है ना, फॉर लिक्विड, ये हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, जब वाटर की जगह लिक्विड भर दिया तब हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा अपेरेंट डेप्थ फॉर लिक्विड, इसको इधर ले जाएं तो 12.5 अपॉन 1.63 इस तरीके से आ जाएगा। तो अपेरेंट डेप्थ ऑफ लिक्विड जो आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.669 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 7.669 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7.7 सेंटीमीटर ये अपेरेंट डेप्थ आएगी, ठीक है। अब अपेरेंट डेप्थ लिक्विड के केस में आपने निकाल ली, सिंस अपेरेंट डेप्थ इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में कितनी थी 9.4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो यदि मैं शिफ्ट ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है मुझे, जिससे कि कितना शिफ्ट करूं माइक्रोस्कोप को जिससे कि मुझे निडल क्लियर दिखाई दे, तो कैसे निकालेंगे, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर में से अपेरेंट डेप्थ ऑफ क्या माइनस कर दें, लिक्विड, ठीक है। तो शिफ्ट पता चल जाएगा, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर 9.4 और लिक्विड का 7.7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.7
सेंटीमीटर। इतना आपको माइक्रोस्कोप शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो आपको निडल आपको क्लियर दिखाई दे। बोलिए, अच्छा सवाल था। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम की फॉर्म में यदि आप कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम आपको आसान लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9.4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.4 की बात करते हैं। 9.4 में क्या कह रहा है, देखिए ये फिगर्स दे रखे हैं। फिगर ए एंड बी shows refraction of a ray in air incident at 60 डिग्री। एयर का रिफ्रैक्शन शो करते हैं। ये देखिए, यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है, यहाँ वाटर है। ए और बी की अभी बात हो रही है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन बता रहा है ये दोनों डायग्राम किसको बता रहे हैं कि एयर का रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखिए, सो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे, एक रे यहाँ से गिराई, एयर मीडियम से ग्लास में गई और इसका रिफ्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, 60 डिग्री पर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर गिराई। ठीक है, 60 डिग्री पर ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ एयर से ग्लास में भेजी, 60 डिग्री इधर से भेजी और इधर से भेजी। ठीक है, टू ए ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेस, और ये वाटर एयर इंटरफेस है। देखो, यहाँ ग्लास एयर इंटरफेस है ये, और ये वाटर एयर इंटरफेस है। इसमें एयर से ग्लास में जा रही है, इसमें एयर से वाटर में आ रही है। तो एयर से जब भेजी जाती है तो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री, यहाँ भी नॉर्मल के साथ 60 डिग्री, और यहाँ 35 डिग्री बना रही है ग्लास में, और यहाँ 47 डिग्री बना रही है। ये भी आपको गिवन है। प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता, ठीक है, यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होता वाटर के अंदर। थर्ड केस में देखिए, प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। ये दो केस आपको दे रखे हैं, और इस थर्ड केस में कह रहा है कि यदि इस लाइट को पानी के अंदर से 45 डिग्री नॉर्मल के साथ इंसिडेंट किया जाए तो ये जब वाटर से ग्लास में जाएगी तो कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। ये तीसरा डायग्राम में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करना है। ये दो डायग्राम में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो निकालें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए, कौन सा, एयर और ग्लास के लिए, एयर और ग्लास के लिए स्नेल्स लॉ लगा दें। यहाँ पर एयर और ग्लास के लिए स्नेल्स लॉ लगा दें, यहाँ पर लगा दें, तो आपको ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में और वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, इस जगह लगाओ स्नेल्स लॉ। फोर डायग्राम ए, डायग्राम ए के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ म्यू ए है। ठीक है, और एंगल कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू वाट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ म्यू जी है। समझना, आप इस जगह लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ ए केस में, फिगर ए के लिए, और एंगल कितना है 35 डिग्री, तो साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, गिलास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी अपॉन म्यू ए निकाल लो, तो साइन 60 अपॉन साइन 35। ठीक है, ये आ जाएगा। अब साइन 60 का वैल्यू कितना है और साइन 35 का वैल्यू कितना है वो रखोगे आप, और रखने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.51 आ जाएगी। ये रेशो कितना आ जाएगा, 1.51 म्यू जी अपॉन म्यू ए। ठीक है, साइन 60 और साइन 35 का वैल्यू रखने पर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो फोर डायग्राम बी के लिए, बेटा ये तो आप रख लेंगे ना, साइन 60 और साइन 35 का वैल्यू रख करके और फिर सॉल्व कर लेंगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी। अब डायग्राम बी के लिए देखो, डायग्राम बी के लिए यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू ए इंटू साइन 60, म्यू ए इंटू साइन 60। ठीक है, यहाँ पर लगाया, और ये म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 47, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 47। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 35 और 47 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई नहीं, आप एग्जाम में साइन टेबल की डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन होता है उसमें वैल्यू गिवन होती है। किसकी वैल्यू गिवन होती है, ये साइन 47 है, साइन 60 है, साइन 35 है, इन सब की वैल्यूज गिवन होती है। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि 47 है या 41 है, ये एनसीईआरटी से देखना होगा।
ये डायग्राम देखना 47 है बेटा, देखिए ये देखो ये डायग्राम 47 है, ठीक है। ये 60, ये 35, ये 60, ये 47, ये 45 और ये निकालना है, ठीक है। चलिए ठीक कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा। और यहाँ से म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए निकाल लो। तो म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए क्या आएगा? म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए निकालोगे तो साइन 60 अपॉन साइन 47, और इसकी वैल्यू जब साइन टेबल से आप रखोगे 60 की तो जानते ही हो √3/2, और साइन 47 की वैल्यू आप साइन टेबल से रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग इतनी 1.32। तो हमने दो इक्वेशन निकाली, एक तो हमारे पास, मैं अब अलग से लिख लेता हूँ इनको। एक तो हमने निकाला म्यू जी अपॉन म्यू ए किसके बराबर आ गया? 1.51 के बराबर। और एक निकाला हमने म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए, ये आ गया हमारा 1.32। अब देखिए थर्ड डायग्राम में स्नेल्स लॉ लगाइए, इसमें लगाइए स्नेल्स लॉ। इसमें म्यू डब्लू इंटू साइन 45 बराबर म्यू जी इंटू साइन आर, यही तो होगा, आर मान लेते हैं इसको। तो म्यू डब्लू इंटू साइन 45, इस जगह स्नेल्स लॉ लगाने से म्यू डब्लू इंटू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन आर। म्यू डब्लू फॉर फिगर सी, ठीक है। तो म्यू डब्लू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल लें, क्या निकाल लें? म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू निकाल लें, ठीक है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि आर का वैल्यू कितना होगा। तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू यहाँ से निकालूं तो कितना आ जाएगा? साइन 45 अपॉन साइन आर, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, कितनी होती है साइन 45 की? 0.707 √2 होता है ना, ठीक है। तो और अपॉन साइन आर हो गया, ठीक है, आर हो गया, ठीक है भाई। साइन 45 की ये वैल्यू होती है और ये साइन आर हो गया। चलिए, और म्यू जी का वैल्यू क्या है? म्यू जी, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, इसको पहले म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, और ये 0.707 अपॉन साइन आर ऐसे लिख दिया। अब ऊपर नीचे में ये म्यू जी है ना ऊपर, तो ये म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखता हूँ, इसमें डिवाइड कर दूँ और नीचे भी म्यू ए का डिवाइड कर दूँ, ये लो, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.707 अपॉन साइन आर। अब इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी म्यू जी अपॉन म्यू ए ये रहा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए ये रहा। तो लिखो म्यू जी अपॉन म्यू ए कितना है? 1.51, और म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए कितना है? 1.32, और बराबर किसके आ जाएगा? 0.707 है ना अपॉन साइन आर। और यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो साइन आर का वैल्यू आ जाएगा 0.6181, सॉल्व कीजिएगा आप। और आर बराबर साइन इनवर्स, इसका साइन इनवर्स जब निकालोगे साइन टेबल से तो 38.2 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.5। 9.5 की बात करेंगे। क्या है 9.5? देखिए, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक। एक स्मॉल बल्ब है जो कि बॉटम ऑफ टैंक पर रखा हुआ है, कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर, जिस टैंक में 80 सेंटीमीटर डेप्थ तक पानी भरा हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। कितने एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर से लाइट बाहर आएगी, ये हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, कंसीडर द बल्ब टू बी ए पॉइंट सोर्स। बल्ब एक पॉइंट सोर्स है और बल्ब इज प्लेस्ड एट टैंक, बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है। डायग्राम बनाओ पहले तो ये टैंक बना लो पहले, ये है आपका टैंक, ठीक है, ये है टैंक, और टैंक में क्या भरा हुआ है? पानी। कितनी डेप्थ तक? 80 सेंटीमीटर की डेप्थ तक ये पानी भर दो इसमें टैंक में, ठीक है, ये पानी भर दिया। और ये डेप्थ कितनी है? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लगा दो एक बल्ब मान लीजिए,
ठीक है, ये बल्ब लगा दिया जो कि पॉइंट सोर्स है। अब इस पर पूरी सुरक्षा कर दी है इसकी, जिससे कि ये पानी से फूटे नहीं। कहीं ऐसा मत सोचना पानी से तो फूट जाएगा सर, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए, यहाँ से लाइट रेज जाएंगी। अब कितने एरिया इस सरफेस ऑफ वाटर, यानी यहाँ से कितनी लाइट निकल पाएगी, कितने एरिया से लाइट निकलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स है। जब पॉइंट सोर्स है तो जो लाइट रेज हैं वो इस तरीके से हम मान सकते हैं, एक लाइट रे इस तरफ गई और एक लाइट रे इस तरफ गई, इस तरीके से मान लीजिए जा रही है, ठीक है। ये लाइट रे इस तरफ गई, ये लाइट रे इस तरफ गई, और ये आप जानते हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एच हो गया। ये आपको गिवन है 80 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ। अब ये लाइट रे जब यहाँ पर जाएगी तो ये नॉर्मल है। अब आप चाहते हो कि लाइट जो है इस सरफेस से बाहर आए, यहाँ से मान लीजिए इतने एरिया में जा रही है, मान लीजिए इतने एरिया में जा रही है, तो यहाँ से ये लाइट ऐसे जाएगी, है या नहीं। और ये क्या हो जाएगा, जब ऐसे जाएगी यानी दूसरे मीडियम में ना जाकर के इसी सरफेस पर ऐसे जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। 90 डिग्री होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, आई सी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही ये नॉर्मल है, यदि लाइट रे इधर जाएगी। अब आप कहेंगे सर इधर क्यों भेज रहे हो, इधर भी तो जा सकती है। बेटा ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सरफेस के कितना एरिया से लाइट निकलेगी, तो हमने मान लिया कि इतने एरिया से लाइट निकल रही है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया से लाइट निकल रही है, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से लाइट इस तरह से चले जाएगी, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आर जो है ये भी 90 डिग्री हो गया। जान रहे हो ना आप, किससे, टी आई आर। अभी टी आई आर तो नहीं हुआ, आई ग्रेटर देन आई सी होने से टी आई आर होगा, ठीक है। ये आई सी है, ये आई सी है, तो ये भी आई सी हो जाएगा, जेड शेप है। ये आई सी है तो ये भी आई सी हो जाएगा, ये भी आप जान गए होंगे, ठीक है। अब इसका मैं रेडियस मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये आर है, मुझे इसका एरिया पता करना है कि इसका एरिया कितना होगा। इस तरीके से इसका एरिया पता करना है कि कितने एरिया में से लाइट निकल रही है। तो ये डायग्राम तो बन गया, रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन को रे डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ये सेंटर मान लेता हूं मैं ओ, ठीक है। अब एरिया कितना होगा, एरिया थ्रू विच लाइट विल इमर्ज, एरिया थ्रू विच लाइट विल इमर्ज, कितने एरिया से लाइट बाहर आएगी, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर होगा। कितना एरिया होगा ये, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि आर कैसे निकाले, तभी तो एरिया आएगा। अब आर निकालने के लिए ये हमारे पास दो दो ट्राइंगल है ना, इसको हम पॉइंट सोर्स नाम दे देते हैं, एस नाम दे देते हैं। इस जगह को आप ए नाम दे दीजिए, इस जगह को आप बी नाम दे दीजिए। तो कोई भी ट्राइंगल यूज कर लो आप, ए एस ओ यूज कर लो चाहो तो, या फिर वी एस ओ, कोई भी दोनों में से एक भी ट्राइंगल किसी का भी यूज करके आप आर निकाल सकते हो, क्योंकि ये आर है तो ये भी तो आर होगा, ठीक है। तो यूजिंग ट्राइंगल ए एस ओ मान लीजिए, इसका यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं मान लीजिए 10 IC लिखना चाहता हूं। 10 IC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, 10 IC। जब मैं लिखना चाह रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा बेटा, भाई ये है हाइपोटेन्यूज, है या नहीं, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया ओ ए अपॉन ए एस, यही तो आएगा, ओ ए अपॉन ए एस, ठीक है। अब ओ ए तो मुझे पता है आर है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, ए एस नहीं पता। अब 10 आई सी की वैल्यू भी तो मुझे पता करनी पड़ेगी। अब आई सी कैसे निकालते हैं जरा ये भी देख लो। भाई हम जानते हैं यहाँ वाटर है और ऊपर कौन है, एयर है। तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है तो हम कैसे लिखते हैं, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है तो आप ध्यान करो, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन आई सी इज इक्वल टू होता है म्यू ए अपॉन, वाटर है तो वाटर का आ जाएगा, और कोई लिक्विड होता तो वो आ जाता। एयर का तो 1 होता है, वाटर का कितना होता है 1.33 होता है, 1.33 ये गिवन है वाटर का। और साइन आई सी आ जाएगा या नहीं, साइन आई सी की वैल्यू ये आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन आई सी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1.33, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो,
1.33 ना करके म्यू ए को तो 1 लिखें, और इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू डब्ल्यू को 4/3 भी लिख सकते हैं ना, तो ये 3/4 आ जाएगा। ऐसे लिख लो इसको, 3/4 आ गया साइन आई सी का वैल्यू। अब साइन आई सी का वैल्यू 3/4 आ गया। अब जब साइन आई सी है तो कॉस आई सी आ जाएगा। कॉस आई सी कितना हो जाएगा, आप जानते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी, यही तो होता है भाई। कॉस स्क्वायर आई सी प्लस साइन स्क्वायर आई सी इज इक्वल टू 1, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन आई सी कितना, 3/4, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/4। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी आया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करें तो 5/4 ना, वो सॉरी ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगा, ये 16 स्क्वायर है ना, तो 16 माइनस 9 यानी 7, √7/16, 7/16 ये आ जाएगा। ये कॉस आई सी की वैल्यू आई, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऊपर तो √7 और नीचे 16 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, तो कॉस आई सी इतना आ गया। और साइन आई सी आपने पहले निकाल लिया, तो टेन आई सी क्या होगा, टेन आई सी बराबर साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी, होगा या नहीं। अब साइन आई सी का वैल्यू कितना है, 3/4, कॉस आई सी का वैल्यू कितना है, √7/4। सॉल्व करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/√7। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेन आई सी की, ठीक है। टेन आई सी आ गया, यहाँ रख दो टेन आई सी की वैल्यू। और ए एस की वैल्यू क्या होगी, ये भी निकालना पड़ेगा ना, ए एस क्या होगा, ये भी निकालना पड़ेगा। अब ए एस निकालने के बजाय देखो, ए एस निकालना है तो ए एस अभी देखते हैं, ए एस भी आ जाएगा। चलिए यहीं कर लेता हूँ बगल में, टेन आई सी की वैल्यू यहाँ रखो। यहाँ से हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। तो देखो इससे मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, ए एस टेन आई सी, ठीक है। अब ए एस का मतलब ये वाली, ये हमें पता है 80 है, ये हाइट, ठीक है। ये हाइट तो हमें पता है, ये हाइट हमें पता है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, हमने टेन आई सी सही लगाया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ सॉरी ओ एस आएगा बेटा, ये ओ एस आएगा, एस नहीं ओ एस आएगा। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज थोड़ी लेना है। टेन का मतलब क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आर और ओ एस हो गया बेस। अब ओ एस की वैल्यू तो हमें पता है ना, ओ एस कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो ओ एस 80 सेंटीमीटर मतलब मीटर में करें तो 10⁻⁻² आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ एस का वैल्यू। और टेन आई सी कितना है, 3/√7 है, ये टेन आई सी है। तो ये कितना आ जाएगा, 240/√7 इंटू 10⁻², ये मीटर में आ गई आर की वैल्यू, ये मीटर में आ गई आर की वैल्यू। तो पाई आर स्क्वायर अब निकाल लो आप, एरिया आ जाएगा ना इससे। तो एरिया क्या होगा, पाई का मतलब 22/7, ठीक है। और आर स्क्वायर मतलब 240/√7, ठीक है, इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो जरा, इसको आप लिख सकते हो 22/7 एज इट इज लिखो, 240 इंटू 240 और ये हो जाएगा 10⁻⁻4, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये 7 हो जाएगा, होल स्क्वायर किया है ना मैंने, ये तो -4 हो जाएगा और ये 240 इंटू 240। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू बेटा निकालिएगा, ये आएगी 2.58 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा जो कि लगभग 2.6 मीटर स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। इतने एरिया में से लाइट निकलेगी, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा कि कितने एरिया से लाइट निकलेगी। उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, अच्छा सवाल है, सीबीएसई में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ए प्रिज्म
ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक प्रिज्म है जिसको ग्लास से बनाया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है, पता नहीं है। ठीक है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फेस ऑफ द प्रिज्म। एक पैरेलल बीम फेस ऑफ द प्रिज्म पर लाइट का गिराया गया है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है 40 डिग्री मेजर किया गया। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, मिनिमम डेविएशन इतना है। ठीक है, मिनिमम डेविएशन इतना है। और प्रिज्म जो है ग्लास से बना हुआ है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराया गया है फेस ऑफ द प्रिज्म पर और मिनिमम डेविएशन इतना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म कितना होगा। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म यदि आप समझ गए होंगे तो ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है, इस टाइप का एक प्रिज्म है। ठीक है, इस टाइप का एक प्रिज्म है। अब कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। मतलब ध्यान कीजिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये कंडीशन कब है, जब प्रिज्म एयर के अंदर है। व्हेन प्रिज्म इज इन एयर। ठीक है, पानी के अंदर तो बाद में डुबोएंगे उसको। जब प्रिज्म एयर के अंदर है तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। ये बात, ये लाइन आपको पकड़नी है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये समझना है आपको, ये एंगल ऑफ प्रिज्म की बात कर रहा है, कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है। इस पर पैरेलल बीम गिराया गया, किसका, लाइट का। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये लीजिए, ये ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिराया, तो इसको ऐसे सीधे जाना था, है या नहीं, लेकिन ये इस तरफ टर्न हो जाएगी। मैं एक ही रे ऑफ लाइट को आपको दिखा रहा हूँ इस तरफ से, और ये इस तरीके से इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये एंगल हो गया आपका डेविएशन एंगल। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गई, इमरजेंट रे हो गई, और ये इसका नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, मैंने केवल ये वाली लाइट रे ली है। ठीक है, इस तरीके से है ये। एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी दे रखा है, कितना, 40 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है और इसके प्रिज्म का, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ये निकालना है। अब सोचो कि जब आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है, प्रिज्म एंगल दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, प्रिज्म फॉर्मूला। कौन सा, प्रिज्म फॉर्मूला, है या नहीं, प्रिज्म फॉर्मूला। आप कहीं उसकी, इसके बारे में मत सोच लेना, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ डेविएशन है, ना कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये नहीं लगेगा, ये प्रिज्म फॉर्मूला लगेगा, जिसमें प्रिज्म का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर लिखा जाता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, यही लिखा जाता है ना। अब यहाँ पर सब कुछ दे रखा है आपको, साइन ऑफ ए का मतलब 60 और डेल एम कितना है 40 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 40 अपॉन वो 60 अपॉन 2। तो ऊपर क्या आ गया, 60 प्लस 40 100 अपॉन 2 यानी साइन 50। ऊपर कितना आया, साइन 50, और नीचे कितना आया, साइन 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 50 का वैल्यू देखोगे साइन टेबल से तो इतना होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का मतलब इतना हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो 1.532 आ जाएगा, यानी प्रिज्म के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया प्रिज्म के मटेरियल का।
अब प्रिज्म को वाटर के अंदर प्लेस कर दिया। इफ प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, यदि वाटर में रख दोगे प्रिज्म को तो क्या होगा। अब जब वाटर में रख दोगे तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लिखा जाएगा म्यू डब्ल्यू। पहले ये क्या लिखा जाता था, म्यू जी अपॉन म्यू ए लिखा जा रहा था, ठीक है। एयर का तो 1 हो गया था, अब ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू लिखा जाएगा, बस इतना सा अंतर आएगा। और यहाँ तो वही रहेगा, अब मिनिमम डेविएशन भी तो चेंज हो जाएगा, प्रिज्म एंगल तो वही रहेगा। एंगल ऑफ भाई इसमें थोड़ी ना चेंज आएगा, डायमेंशंस में थोड़ी चेंज आ जाएगा लिक्विड में डुबोने से। ए में चेंज नहीं आएगा, केवल मीडियम बदल गया है, पानी आ गया है यहाँ एयर की जगह, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बदलेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को मैं डेल्टा एम डैश मान लेता हूँ, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। ए वही रहेगा, ए वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है कि पानी के अंदर कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना। तो देखिए इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी अपॉन म्यू ए ऊपर लिख दिया मैंने, और म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू, हालांकि म्यू जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वाटर का पता है आपको, तो फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.532 लिखो, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.33, सीधे लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, ये आ जाएगा। अब ये म्यू जी मतलब 1.532 और म्यू डब्ल्यू मतलब 1.33, ठीक है, बराबर किसके आएगा। यहाँ देखिए ये क्या है, साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 60 बाई 2, यही आएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, 1.532 अपॉन 1.33, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 30 है। अब साइन 30 की तो वैल्यू आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी होती है 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1/2 इधर चला जाएगा ना, तो 1.532 अपॉन 532 अपॉन 1.33 इंटू 2, 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ से आप 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन 2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स होगा किसका, इस पूरे का, और इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है, ये आता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करके देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है। अब इस साइन इनवर्स इसका वैल्यू आप साइन टेबल से देखेंगे, तो 60 प्लस डेल एम डैश अपॉन 2, और ये इसका साइन इनवर्स इसका वैल्यू आता है 35 डिग्री 10 मिनट, 35 डिग्री 10 मिनट इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से डेल एम डैश निकाल सकते हो आप, तो डेल एम डैश कितना हो जाएगा, डेल एम डैश बराबर हो जाएगा कितना, डेल एम डैश बराबर हो जाएगा 35 डिग्री 10 मिनट्स इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 माइनस 60, इतना हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा, 20 मिनट, और ये 70 डिग्री माइनस 60, और ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री, और 10 डिग्री 20 मिनट, ये माइनस करोगे तो इतना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ जाएगा वाटर के अंदर। समझ में आ गया। इन वैल्यूज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, साइन टेबल आप डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो भी कैलकुलेशन आ रही है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको ये वैल्यूज परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, डबल कॉन्वेक्स लेंस को बनाना है फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, इसके इस मटेरियल से
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, ये ग्लास है, इससे आपको डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है विद बोथ फेसेज ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिससे कि दोनों फेसेज सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर के हों। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी यदि फोकल लेंथ कितनी हो 20 सेंटीमीटर। डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है लेंस बनाना है, यानी लेंस मेकर फॉर्मूले की बात कर रहा है या नहीं, लेंस बनाना है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना है, तो उसी पॉइंट को आपको पकड़ लेना है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ की पॉइंट होता है, उसी की पॉइंट को आपको पहचानना है और क्वेश्चन का डायग्राम आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब इस टाइप का लेंस बनाना है, और किससे, ग्लास से बनाना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.55। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है यदि फोकल लेंथ कितनी हो 20 सेंटीमीटर हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी। तो लेंस मेकर फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ बाहर एयर है, बाहर कौन है, एयर, और अंदर कौन है, ग्लास है। तो 1/f म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, 1/r1 माइनस 1/r2। और इस तरीके का लेंस बनाना है। इसमें यह बात भी कह रहा है बेटा कि दोनों फेसेज का विथ बोथ फेसेज ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी R1 और R2 एक जैसी हो। R1 और R2 एक जैसे होंगे, यानी R1 का वैल्यू, यदि ये R1 है और ये R2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो R1 तो हो जाएगा राइट साइड में है तो प्लस R होगा, और R2 क्या हो जाएगा माइनस R, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ये ध्यान रखना। ये माइनस प्लस का आप सीधे क्या करते, आर यहाँ भी आर लिख देते, यहाँ भी आर लिख देते, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। फिर आप कहते सर फोकल लेंथ तो क्या आ जाएगा, ये पूरा जीरो होने से ये सर फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ जाएगा, जबकि ऐसा तो नहीं है भाई। इसका पॉजिटिव आर ले रहे हो तो इसका नेगेटिव आर लेना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो फोकल लेंथ दे रखा है 1/20, म्यू जी कितना दे रखा है 1.55, म्यू ए 1 होता है -1, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 1/r, और ये माइनस और ये -1/r, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अब आ जाएगी 1/20, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.55 और यहाँ हो जाएगा 2/r हो जाएगा। यानी भाई ये प्लस होते ही, ये जब प्लस हो जाएगा तो ये 2/r आ जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू आप निकाल लो, r की जो वैल्यू आएगी, इस r इधर आ जाएगा और बाकी इधर चले जाएंगे, तो 2 × 20 × 0.55, अब ये पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 5 और ये 11, कितना आ गया 22, कितना आ गया 22 क्या सेंटीमीटर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का बनेगा लेंस, ये आंसर आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी प्रश्न हम कर लेंगे। आज हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कल और क्वेश्चंस लेंगे, 1-2 क्लास और लेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।